बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक पार्ट 4। वक्त आहिस्ता रवि से आगे बढ़ता रहा। मखदूमा जहां एक बार फिर उम्मीद से हो गई थी, उसे ही नहीं उसकी सास रहमत खुदाबंदा को भी पूरा यकीन था कि अब की बार खुदा की रहमत का नजूल होगा। दादी को पोती का बेहद इंतजार था, मगर पोती के दुनिया में आने से कबल ही वो दुनिया से रुखसत हो गई। मोहब्बत करने वाली माँ की मौत गाजी मलिक के लिए किसी सान्हे से कम न थी। गाजी मलिक के सभी बेटे दादी से बहुत करीब थे, मगर जोना खान उनकी आंख का तारा था। दादी की मौत ने उसे भी दिली रंज पहुंचाया था और हफ्तों महीनों घर की फिजा मलूल और रंजीदा रही थी। जाड़ों की एक ठिठुरती रात को मखदूमा जहां ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया था। गाजी मलिक ने माँ के नाम से निस्बत रखता हुआ उसका नाम खुदाबंद ज़ादा रखा था। बेटी की पैदाइश पर मखदूमा जहां के साथ गाजी मलिक भी बहुत खुश था और जोना खान तो उस नन्ही सी गुड़िया को पाकर खुशी से निहाल हो उठा था। चची जान, आपके घर में ऐसी प्यारी सी गुड़िया कब आएगी? एक शाम उसने मासूमियत से बीबी कदबानो से सवाल किया था। जब अल्लाह को मंजूर होगा, कदबानो ने शर्मीली निगाहों से रज्जब खान की तरफ देखते हुए जवाब दिया था। हमें तो गुड़िया नहीं, तुम जैसा प्यारा शहजादा चाहिए। रज्जब खान ने जोना खान के फूले हुए नरम गालों को थपथपाते हुए कहा। आपको बहराम खान और महमूद खान जैसा मुन्ना चाहिए? जोना खान ने पुरइश्तियाक लहजे में सवाल किया। तो भला आप उसका क्या नाम रखेंगे? नाम? रज्जब ने सर खुजाते हुए कनखियों से कदबानों की तरफ देखा। नाम तो अभी नहीं सोचा, पर अपने नन्हे भाई का नाम मैंने सोच लिया है। जोना खान तदब्बुर भरे अंदाज में मुस्कुराया और बोला, हम उसका नाम फेरोज खान रखेंगे। क्यों चची जान? नाम बताकर जोना खान ने ताइद भरी नजरों से कदबानों की तरफ देखा। नाम तो बहुत प्यारा है, उसने शर्मीली मुस्कुराहट से जवाब दिया। शायद वो लफ्जों की तहरीर का वक्त था कि जोना खान के लबों से निकली बात हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई और ठीक 9 माह बाद कदबानों ने एक सेहतमंद खूबरू बेटे को जन्म दिया और जोना खान का मुंतखब करदा नाम फेरोज खान नौमौलूद की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वक्त का पंछी पर लगाकर उड़ता रहा और देखते ही देखते 8 साल बीत गए। जोना खान अब 18 बरस का गबरू जवान हो चुका था। उसकी ज़हानत, तालीमी काबिलियत और शुजात को देखते हुए सुल्तान खिलजी ने उसे अमीर आखूर के ओहदे पर फाइज कर दिया था। फेरोज खान की पैदाइश के बाद से ही जोना खान को उससे बेहद मोहब्बत थी। वो हर लम्हा उसे अपने साथ रखना पसंद करता था। जूं जूं वो बड़ा होता गया, रजब खान को उसकी तालीम की फिक्र होती गई, मगर उसे तलबे इल्म का चंदा शौक न था। वो उस्ताद के पास बैठकर सबक याद करने की बजाय गाजी मलिक के छोटे लड़कों के साथ खेल तमाशे में मशगूल रहना ज्यादा पसंद करता था। कभी रजब खान या कदबानों ने सख्ती करनी चाही तो हमेशा ही जोना खान दरमियान में आ गया। वो फेरोज खान की आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। नन्ना फेरोज भी जोना खान को दिल की गहराइयों से चाहता था और हर लम्हा उसके साथ ही रहता था और अपनी मीठी मीठी बातों से भाई का दिल बहलाता रहता था। जोना खान अमीर आखूर के ओहदे पर फाइज होकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो फेरोज खान भी उसके साथ था। जोना खान, तुम वहां अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे या इस शरीर को संभालोगे? कदबानों ने उसका सामान बांधते हुए जवां साल भतीजे की तरफ देखा। मैं कहती हूं तुम इसे साथ ना ले जाओ, बिला वजह परेशान होगे। वहां घर में कोई औरत भी तो नहीं होगी। चची जान, आप इस बात की फिक्र मत करें, जोना खान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वहां खादमाएं बहुत होगी, अलबत्ता वहां आप जैसी मोहब्बत करने वाली मां ना होगी। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ ही तशरीफ ले चलें। साहबजादे, ये तो तुम अपने चचा के साथ ज्यादती करोगे। रजब खान मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। भाई को तो लेकर जा ही रहे हो, अब अपनी चची जान को भी ले गए तो फिर यहाँ अकेले रहकर हम क्या करेंगे? रजब खान, तुम अकेले कहाँ हो? गाजी मलिक मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। माशाल्लाह, घर बच्चों से भरा हुआ है। फिर भी अगर तुम चाहो तो जोना खान के साथ चले जाओ, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह जोना खान फेरोज के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह तुम जोना खान के बगैर नहीं रह सकते। अब्बा जान ठीक कह रहे हैं चचा जान, जोना खान ने चचा की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। आजकल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वहां दिल्ली के किसी बड़े तबीब से इलाज करवाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी साथ चलने को तैयार हूं, कदबानों ने हाथ उठाकर कहा और सभी लोग बेसाख्ता हंस पड़े। और अगले दिन जोना खान अपने चचा रजब, चची कदबानो और अजीजा जान चचाजाद भाई फेरोज के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचते ही रजब की तबीयत अचानक ही ज्यादा बिगड़ गई। नए शहर का मौसम शायद उसे रास नहीं आया था। जोना खान ने फौरन ही शहर के मारूफ और काबिल हकीम अली मुत्तकी खान को बुला भेजा।
बूढ़ा और दाना हकीम देर तक रज्जब खान की नब्ज पर हाथ धरे आंखें बंद किए उनके मर्ज को समझने की कोशिश में लगा रहा। क्या कभी ये जख्मी हुए थे? चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलकर करीब खड़े जोना खान से सवाल किया। जख्मी? जोना खान ने चौंक कर रज्जब की तरफ देखा था। जी, मगर ये तो बहुत पुरानी बात है। इस वाक़े को कमोबेश 8-9 साल बीत चुके हैं, जोना खान ने जहन पर जोर डालते हुए बताया। कदबानों के हुक्म पर उसके नौकरों ने रज्जब खान को लाठियों से बुरी तरह घायल करके जंगल में फेंक दिया था, जहां उसके दोस्त ख्वाजा खान और इकबाल मंद उसे ढूंढते हुए इत्तेफाकन पहुंच गए थे और उसके रेजा रेजा वजूद को चादर में समेट कर घर ले गए थे और महीनों के इलाज के बाद कहीं जाकर उसके जख्म भरे थे। ऊपर के जख्म तो भर गए थे पर अंदर का एक जख्म रह गया था। हकीम अली मुत्तकी ने पुरसोच लहजे में जवाब दिया। और अब बरसों बाद अंदर ही अंदर रिश्ते रिश्ते उसने नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली है। नासूर? जोना खान के जवां और राना चेहरे पर तशवीश के आसार नमूदार हुए। हकीम साहब, इस नासूर का कोई इलाज तो होगा? गो के बहुत देर हो चुकी है, हकीम ने मायूसी से सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर भी मैं इलाज की कोशिश करता हूँ। शिफा उस रब्बे कायनात के हाथ में है। सारी रात मूसलाधार बारिश होती रही थी जिसके बायस खून की बढ़ गई थी। रज्जब की तबीयत 2 रोज से बहुत ज्यादा खराब थी। अली मुत्तकी जैसे काबिल और तजर्बेकार हकीम की सारी कोशिशें बेसूद और बेमानी साबित हो रही थी। मर्ज बढ़ता रहा। जूं जूं दवा की के मिज़दाक रज्जब की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कदबानो, फैरोज खान और जोना खान रात दिन उसकी देखभाल और तीमारदारी में लगे रहते, मगर उसकी तबीयत बेहतर होने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। कदबानो, मेरे बाद फैरोज खान का ख्याल रखना, रज्जब खान ने नीम व आंखों से बीवी की तरफ देखते हुए नकाहत भरे लहजे में कहा। और अगर तुम चाहो तो वापिस अपने माँ बाप के घर जा सकती हो। फैरोज खान को जोना खान संभाल लेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कदबानो ने गलूगीर आवाज में कहा। अल्लाह ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। जोना खान, रज्जब ने अपने नौजवान भतीजे को आवाज दी। फैरोज खान तुम्हारे हवाले है, अब तुम ही इसके वाली वारिस हो। हमारा वक्त सफर आ पहुंचा। गाजी मलिक की ऊंची हवेली के कुशादा ईवान में फर्श पर सफेद चांदियां बिछी हुई थी। चांदी के अगरदानों में सुलगती अगरबत्तियों का मुश्कबार धुआं फिजा में बिखर कर एक तकद्दुस आमेज माहौल पैदा कर रहा था। सारी रात मूसलाधार बारिश होती रही थी। अपने तोड़े गए सितम पर आसमान खुद भी पशेमान था और शब भर आंसू बहाता रहा था। बादल की गरज में मातम का शोर रचा हुआ था और हवाओं के झटकड़ बहन करते महसूस हो रहे थे। चांद तारे स्याह बादलों की दबीज चादर तले मुंह लपेटे पड़े थे। रोशनी से महरूम तारीक रात अपने स्याह आंचल में मुंह छुपाए महवे गिरिया थी। कायनात पर बिखरी शबे दैजूर के दामन में गाजी मलिक की ऊंची हवेली मुजस्समे गम बनी सर झुकाए खड़ी थी। बाहर बादल गरज रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर हू कालम था। खुद गाजी मलिक स्याह मातमी लिबास में पैकरे गम बना मोहर वाला बैठा था। उसकी भीगी पलकें और नम आंखें उसके दिल में उठते गम के तूफान का पता दे रही थी। कल तक दमकता हुआ सेहतमंद चेहरा उस वक्त उतरा हुआ और वह बरसों का बीमार लग रहा था। एक हादसा था जो उसके सर पर टूटा था। एक सानहा था जो उसकी दीवारें तन में दरारें डाल गया था। एक अलमिया था जो उसके दिल पर कयामत ढा गया था। गुज़िश्ता शब मौत का जालिम पंजा उससे उसका अजीज भाई छीन कर ले गया था। अगली सुबह जोना खान जवान चचा की नाश दहली से लेकर हवेली पहुंचा। असर और मगरिब के दरमियान तदफीन हुई थी और तमाम शब मूसलाधार बारिश की नजर हो गई थी। अब बारिश थमी थी। गाजी मलिक अपनी हवेली के बड़े ऐवान में सफेद चांदनी पर सर झुकाए बैठा था। उसके साथ उसके तीनों बेटे और रजब खान का इकलौता 10 साला बेटा फैरोज खान भी खामोश और अफसरदा बैठा था। रुफका और अजीजो अकारिब उसके भाई की जवां मर्गी पर पुरसे के लिए आ रहे थे। आने वाले कुछ देर सर झुकाकर खामोश और अफसरदा बैठते, मरने वाले के हक में दुआएं मगफरत करते और गाजी मलिक को सब्र की तलकीन करके रुखसत हो जाते। तभी रूपगढ़ का मुखिया सेवक राम ईवान के दरवाजे पर नमूदार हुआ था। अपनी चमचमाती गुरगाबियां दरवाजे की ओट खिसकाकर वो दबे पांव गाजी मलिक की तरफ बढ़ा। आहट पर गाजी मलिक ने निगाह उठाकर आने वाले की समत देखा। नमस्कार महाराज, सेवक राम जल्दी से हाथ जोड़कर बोला। बैठो सेवक राम। गाजी मलिक ने सर की हल्की सी जुम्बिश से उसके नमस्कार को कबूल करते हुए उसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। धन्यवाद। वो शुक्रिया अदा करता बाअदब होकर बैठ गया। आपके भाई की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। चंद लम्हों के सकूत के बाद वो धीमी आवाज में गोया हुआ। कल शाम इतनी जोरों की बरसात ना हो रही होती तो मैं क्रियाक्रम में भी जरूर शामिल होता। सेवक राम, शायद तुम भूल रहे हो, रजब खान सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, तुम्हारी बेटी का खाविंद और तुम्हारा जवाई भी था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गाजी मलिक के लहजे की तलखी को महसूस करते हुए सेवक राम जल्दी से असबात में सर हिलाते हुए बोला। उसी वास्ते तो मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ। क्या मतलब?
गाजी मलिक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब जब रजब खान दुनिया में मौजूद नहीं है तो नाइला का इस घर में रहने का क्या जवाज बनता है। मैं चाहता हूं आप उसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दें। सेवक राम, गाजी मलिक ने तीखे लहजे मगर धीमी आवाज में कहा, बेशक अब रजब खान हम में नहीं है, मगर ये घर और इस घर के बासी अब भी कदबानों के उसी तरह अपने हैं जैसा कि रजब खान की मौजूदगी में थे। लेकिन इसके बावजूद अगर वो खुद से जाना चाहेगी तो हमें कोई एतराज ना होगा। गाजी मलिक के इशारे पर एक खादमा अंदर की जानिब चली गई और कुछ ही देर बाद अंदरूनी दरवाजे के पर्दे के पीछे बीबी कदबानो आ खड़ी हुई थी। नाइला मेरी बेटी, मैं तुझे लेने आया हूं। सेवक राम ने अपनायत के लहजे में कहा। पिताजी, अंदर से कदबानों की सिसकती हुई आवाज उभरी, अगर आप मेरे खाविंद की जवा मर्गी पर पुरसे के लिए आए हैं तो कुछ देर बैठे, मगर अगर अपनी बेटी नाइला को वापस ले जाने के लिए आए हैं तो बराहे करम फौरन ही यहां से चले जाइए, क्योंकि यहां आपकी बेटी नहीं रहती, यहां रजब खान की बेवा रहती है। आपसे मेरा उसी दिन रिश्ता टूट गया था जिस दिन मैं नाइला से कदबानो बनी थी, और कदबानों का इस घर और इस घर के लोगों से ऐसा नाता है जो कभी नहीं टूट सकेगा। आपसे इल्तिजा है, अब कभी इस घर में नाइला का नाम लेकर मत आइएगा, वो तो बरसों पहले मर चुकी। सेवक राम के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। चंद लम्हों बाद वो बिना कुछ कहे कवाड़ के पीछे से अपनी गुरगाबियां निकालकर पैरों में उड़सता तेजी से बाहर चला गया। जोना खान ने करीब बैठे नन्हे फेरोज खान को अपने सीने में छुपा लिया। वो रजब खान की जिंदगी में भी फेरोज से बेहद मोहब्बत करता था और अब तो एक तरह से फेरोज खान उन सब की जिम्मेदारी बन गया था। रजब खान के चहलम के बाद जोना खान ने दिल्ली के लिए रखते सफर बांधा। वो अपने साथ नन्हे फेरोज खान को भी ले जाना चाहता था। बाबा जान, दिल्ली में आला दर्जे के मदारिस और असातिज़ा मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ फेरोज खान की तालीम का उम्दा बंदोबस्त हो सकता है। मुझे तुम्हारे ख्याल से इत्तेफाक है, गाजी मलिक ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मगर ये मत भूलो कि तुम्हारी चच्ची कदबानों का वाहिद सहारा यही बच्चा है। खाविंद से दायमी जुदाई के बाद क्या वो अपने बेटे से जुदा होकर जी सकेगी? ओह, जोना खान ने पुरतशवीश अंदाज में होठों को जुम्बिश दी। बेहतर होगा तुम पहले बीबी कदबानों से इजाजत ले लो। अगर वो मना करे तो तुम्हें फेरोज खान को साथ ले जाने पर इसरार नहीं करना चाहिए। जी बेहतर। बाप के मशवरे पर जोना खान ने सर झुकाते हुए सादतमंद लहजे में जवाब दिया और आहिस्तगी से सहन की तरफ रवाना हो गया, जहां कदबानो उसकी मां मखदूमा जहां के साथ बैठी हुई थी। जोना खान, क्या जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई? मखदूमा जहां ने बेटे से सवाल किया। जी अम्मी जान, उसने मां की जवाब देकर हिचकिचाती नजरों से चच्ची की तरफ देखा। मुझे चच्ची जान से एक बात करना थी। कहो जोना खान, क्या बात है? बीबी कदबानो फौरन भतीजे की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोली। मैंने सोचा था कि फेरोज खान को अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि वहां दिल्ली में आला दर्जे के मदारिस और असातिज़ा हैं, लेकिन बाबा जान का हुक्म है कि पहले मैं आपसे इजाजत लूं। मैं जानती हूं जोना खान, बीबी कदबानो ने धीमी आवाज में कहा। मरते वक्त उन्होंने फेरोज का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। वो जानते थे कि एक मजबूर माँ की निस्बत एक काबिल भाई अपने यतीम चचाजाद भाई के लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा, इसलिए उन्होंने फेरोज को मेरे हवाले नहीं तुम्हारे हवाले किया था। कदबानो दम भर को दम लेने को रुकी, फिर बोली, जो काम वो अपनी जिंदगी में कर गए उस काम में रखना डालने वाली मैं कौन? फेरोज खान तुम्हारे हवाले है, तुम चाहो तो इसे साथ ले जाओ और जैसा चाहो इसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करो। आज के बाद से तुम्हें कभी मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। शुक्रिया चच्ची जान, जोना खान तशक्कुर भरे लहजे में बोला। इस एतमाद के लिए मैं आपका बेहद ममनून हूँ। कोशिश करूंगा कि आपके इस एतबार को कभी ठेस ना पहुंचे। उसी शाम जोना खान फेरोज को साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। रजब खान की जवां मर्गी का जोना खान के दिल पर सख्त असर हुआ था। तमाम तर इलाज और मुआलजे के बावजूद रजब जांबर ना हो सका। उस हादसे ने उसे इल्म तिब की तरफ रागिब किया था। अब वो फुर्सत के औकात में अक्सर तिब की किताबों का मुताला करता और शहर के मशहूर हुक्मा और अतिबा से मुलाकात करके मुख्तलिफ अमराज के हवाले से गुफ्तो शनीद करता, और उसके उस शौक और लगन का नतीजा जल्द ही सामने आ गया। उसे इल्म तिब पर अच्छी खासी दस्तरस हासिल हो गई थी। वो रोशन दिमाग था, उसका हाफजा बला का था, उसमें हसूल इल्म की बेपनाह इस्तेदाद थी और वो पहले से ही मुतअद्दिद अलूम का माहिर था। मसलन मंतक, फलसफा, रियाजी, इल्म नजूम, कुदरती साइंस और शेरो सुखन पर उसे अबूर हासिल था। वो एक आला पाए का खुश नवीस भी था और अब उसे इल्म तिब पर भी दस्तरस हासिल हो गई थी। इतनी के बड़े बड़े मशाक और जीरक अतिबा उससे पेचीदा अमराज के सिलसिले में सलाह मशवरा करने लगे थे। खुद सुल्तान खिलजी उसकी उस खूबी का मुतारिफ था। शाम के सुरमई साए दिल्ली के कूचाओ बाजार पर फैलते जा रहे थे। कसरे शाही के पहलू में आबाद शाही मोहल्ले में वाक़े सुल्तान खिलजी के दस्ते रास्त अमीर नुसरत खान की शानदार हवेली के ऊंचे बुर्ज सूरज की रुखसत होती नारंगी किरणों में चमक रहे थे। हवेली के इहाते में फैले वसीओ कुशादा बागीचे शाम की ठंडी और पुरतस्कीन हवाओं में झूम रहे थे।
हवेली के अंदरूनी हिस्से में जनान खाने से मुल्हक्का बागीचे में मेहंदी की बाड़ पर उस वक्त शगुफे खिले हुए थे और शाम की नरम हवा में मेहंदी के उन 9 शगुफ्ता शगुफों की महक रची हुई थी। अमीर नुसरत खान की इकलौती बेटी जरनिगार बानो बेगम उस वक्त मेहंदी की उसी बाड़ के करीब लकड़ी की एक बेंच पर बैठी गहरी सोचों में गुम थी, जबकि उसकी बूढ़ी अन्ना खुजस्ता बेगम मेहंदी के पत्ते तोड़ने में मसरूफ थी। जरनिगार बानो को हुस्न फितरत से बेहद प्यार था। हवा के नरम झोंकों से झूमते तनावर दरख्तों की लचकती शाखों पर चहचहाते परिंदे और फिजा में बसी नौखेज फूलों की जां फिजा महक उसे बेहद पसंद थी। इसीलिए ढलती शाम में वो अक्सर हवेली के उस सरसब्जो शादाब बागीचे में सैर के लिए आ जाती थी और वो जब तक चहलकदमी करती उसकी बूढ़ी अन्ना खुजस्ता खानम उसके लिए मेहंदी की पत्तियां चुन लेती थी, क्योंकि जरनिगार बानो को मेहंदी बेहद भाती थी। उसके नाजुक हाथ और गोरे दिलकश पैर हमेशा मेहंदी से रचे रहते थे। हथेलियों से उठती हिनाई मधुर खुशबू उसकी रूह में एक अजब सा अनोखा अनछुआ एहसास जगा देती थी। उसे शेरो अदब से लगाव था। काबिल असातिज़ा की तरबियत ने उसके अंदर एक लताफत, दिलकशी और रानाई भर दी थी। उसे फारसी और तुर्की जबान पर अबूर हासिल था। फारसी और तुर्क जबान के आला पाए के शोरा का कलाम उसे जबानी याद था। वो फितरत से प्यार करने वाली और सुंदर सपने देखने वाली एक नाजुक अंदाम और दिलकश लड़की थी। उस साल माह शवाल में वो पूरे 16 बरस की होने वाली थी और उसके बाप अमीर नुसरत खान की ख्वाहिश और कोशिश थी कि उसके 16 बरस मुकम्मल होने से पहले पहले उसे पिया के देश रुखसत कर दे। और उस सिलसिले में उसने अपने चचीरे भाई अजफर खान के बेटे मुराद खान का रिश्ता भी कबूल कर लिया था। मुराद खान की छोटी बहन शादाब बानो जरनिगार बानो की हमसन थी और दोनों में गहरी दोस्ती थी। शादाब बानो ने ही उसे ये खबर दी थी। कुछ खबर भी है, हमारे घर में क्या खिचड़ी पक रही है? उसने जरनिगार को गुदगुदाते हुए पूछा। तुम कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना, मुझ बेचारी को क्या खबर? जरनिगार ने मासूमियत से जवाब दिया। बाबा जान ने मुराद भाई के लिए तुम्हारे बाबा जान से बात की है। शादाब की बात सुनते ही चौंक कर जरनिगार ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? भाई मतलब साफ है, मेरे बाबा जान मुराद खान भाई से तुम्हारी शादी की ख्वाहिशमंद है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे बाबा यानी नुसरत चचा जान के पास पयाम भिजवाया था। शादाब ने मजे ले लेकर पूरी बात बताई। और बाबा जान ने क्या जवाब दिया? जरनिगार के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। उन्होंने जवाब दिया कि तुमसे मशवरा करके और सोचकर जवाब देंगे, मगर करीने कयास यही है कि उन्हें यह रिश्ता पसंद आया है और वो जल्द ही हामी भर लेंगे। और हुआ भी यही। जल्द ही नुसरत खान ने मुराद खान का रिश्ता कबूल कर लिया। मगर जिस दिन से ये रिश्ता तय हुआ था, जरनिगार बानो के दिल का अजब आलम था। वो शादाब के तवस्सुत से मुराद खान के बारे में बहुत कुछ जान गई थी। उसे इल्म हासिल करने का कभी शौक नहीं रहा था। यही वजह थी कि बाप की बेहद ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद वो निरा जाहिल ही रहा था। दिल्ली के नवाबीन में जो खानदानी और फितरी नकाइस थे वो सब बदरजाए आतम उसमें पाए जाते थे। वो जुए का रसिया, शराब और अफयून का आदी और कबूतरबाजी का शौकीन था। शादाब, तुम अपने भाई को भी जानती हो और बचपन से मेरी भी राजदार सहेली रही हो। अपने ईमान से कहना, क्या मेरा और मुराद खान का कोई जोड़ बनता है? अगर सच पूछो तो, शादाब बानो ने धीमे मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, मेरा भाई तुम जैसी नफीस और हसीन सोच रखने वाली तालीम याफ्ता और काबिल लड़की के काबिल नहीं है। तुम जैसी मायानाज लड़की से शादी होने के बाद भी वो अपनी रविश नहीं छोड़ेगा। उसकी रातें गाने वालियों के कोठों पर गुजरेंगी और तुम दरवाजे पर आंखें बिछाए उसकी राह देखती रहोगी। मुझे ऐसी जिंदगी जीना पड़ी तो मैं 2 रोज में मर जाऊंगी। जरनिगार बानो ने सिसकते लहजे में कहा था। मैं हवेली के जनान खानों में मुकैयद दूसरी बेगमात की तरह सोने चांदी और हीरे जवाहरात के गहने और अतलसो कम ख्वाब के मलबूसात से आरास्ता होकर बाहर के मशागिल में मुब्तला अपने खाविंद की राह तकते जीवन नहीं बिता सकती। मैं कफस में कैद किसी परिंदे की तरह तड़प तड़प कर जान दे दूंगी। जरनिगार बानो की रेशमी पलकें भीग गई थी। जरी मेरी सखी, मेरी बहन। शादाब बानो ने बेसाख्ता उसे अपनी आगोश में समेट लिया। मेरे भाई की दुल्हन बनकर तुम मेरे घर आती, ये बात मेरे लिए बेहद खुशी का बाइस होती, मगर उस वक्त जब मेरा भाई तुम्हारे काबिल होता। ऐसी सूरत में मैं भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ ये जुल्म हो। शाबी मेरी बहन। जरनिगार बेसाख्ता शादाब से लिपट गई थी। अब सवाल यह था कि उस मुश्किल से क्यों कर निजात हासिल की जाए, और वो भी इस तरह के सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जरनिगार की आरजू थी कि उसके मना करने की बजाय खुद मुराद खान की तरफ से ही इनकार हो जाए ताकि उस पर कोई इल्जाम ना आए। मगर सवाल यह था कि ऐसा हो तो क्यों कर। वो दोनों काफी देर तक सर जोड़कर सलाह मशवरे करती रहीं, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी थी। क्या बात है नन्ही बेगम, कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? उसकी अन्ना खुजस्ता बानो ने उसे परेशान और उलझन का शिकार देखा तो पूछे बिना ना रह सकी।
खुजस्ता बानो ने उसे मां बनकर पाला था, उसी का दूध पीकर जरनिगार बड़ी हुई थी। उसे वो अपनी बेटी से बढ़कर अजीज थी। क्या बताएं अन्ना भी, जरनिगार ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया। अभी बाबा जान ने तो हमसे ऐसी कोई बात नहीं की है, मगर शादाब से हमें पता चला है कि। फिर जरनिगार ने सारा किस्सा उसके गोश गुजार कर दिया। नन्ही बेगम, ये तो वाकई परेशानी की बात है। अन्ना खुजस्ता भी एकदम परेशान हो उठी थी। वह मुराद खान की फितरत और खसलत से खूब वाकिफ थी। अब आप ही बताइए क्या किया जाए? जरनिगार बानो ने दिलगीर लहजे में सवाल किया और फौरी तौर पर खुजस्ता खानम कोई जवाब ना दे सकी। नन्ही बेगम, कल से अपने कमरे में पड़ी हो, आओ जरा पाएं बाग की सैर कराएं। अन्ना खुजस्ता ने उसे दिल गरिफ्ता अपने कमरे में पड़े देखकर तरगीब दिलाने वाले लहजे में कहा। मेहंदी भी खत्म हो गई है, तुम चहलकदमी कर लेना, मैं मेहंदी चुन लूंगी। आप कहती हैं तो चली जाती हूं, वरना दिल तो कुछ करने को नहीं चाहता। जरनिगार बानो उठ खड़ी हुई और उस वक्त वो टहलने की बजाय लकड़ी की एक बेंच पर बैठी अपनी ही सोचों में उलझी हुई थी। कल से अब तक शादाब भी नहीं आई थी कि उससे घड़ी दो घड़ी बात करके दिल का बोझ कम कर लेती। इल्म ने उसे शऊर और ज़हानत अता की थी। होश संभालते ही उसके ज़हन रसा में जीवन साथी का एक तस्वुर जागुज़ी हो गया था। एक ज़हीन आला तालीम याफ्ता, फहमो ज़का में सबसे अव्वल, काबिलियत और अहलियत में जिसका कोई सानी ना हो, अपने हम असरों में वो सबसे आगे हो। जरी ऐसा आलिम व फाजिल, जीरक और दाना इंसान इस धरती पर तो शायद मौजूद नहीं हो। शादाब ने उसकी सारी बातें सुनकर नफी में सर हिलाते हुए कहा था, ऐसा भला कोई शख्स कहाँ होगा? मेरा दिल कहता है वो इसी सरजमीन पर मौजूद है और जल्द या बदेर मुझसे आ मिलेगा। जरनिगार ने पूरे यकीन से जवाब दिया था। और अगर ऐसा ना हो सका तो? शादाब का सवाल था। तो मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक उसका इंतजार करूंगी। जरनिगार ने पूरे वसूख से जवाब दिया और शादाब उसका दिलकश चेहरा देखती रह गई थी। तभी आहट पर जरनिगार ने पलट कर देखा था। सामने से शादाब मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। कल के बाद अब सूरत दिखाई है। उसे देखते ही जरनिगार ने शिकवा दाग दिया। ये जानने की भी जरूरत महसूस ना की कि हम जीते हैं या मर गए। मरे तुम्हारे दुश्मन, शादाब मुस्कुराई। कल से घर में बैठे हम तुम्हारे मसले का हल तलाश करने में लगे थे और आखिरकार क्या? जरनिगार ने बेसब्री से पूछा। आखिरकार हम एक हल तलाश करने में कामयाब हो गए। वह फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। सच? जरनिगार ने बेयकीन लहजे में सवाल किया। सच, ऐसी तरकीब सोची है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो जल्दी बताओ। जरनिगार की बेताबी में इजाफा हो गया। अभी नहीं, शादाब शौक अंदाज में मुस्कुराई। पहले अंदर चलो, माँ बदौलत की खातिर मुदारात का बंदोबस्त करो, उसके बाद आराम से हम सारी कथा सुनाएंगे। फिर नाश्ते से फारिग होकर शादाब ने बात का आगाज किया। तुम फौरी तौर पर बीमार पड़ जाओ। वो कैसे? जरनिगार हैरान हुई। खुद साख्ता बीमारी खुद पर लाद लो और बिस्तर से लग जाओ। कमजोर और लागर दिखाई पड़ने के लिए एक आध वक्त का खाना छोड़ना पड़े तो भी कोई मुजायका नहीं है। अन्ना भी तबीबों को और मैं अपने घर में खास तौर पर मुराद भाई को तुम्हारी बीमारी का अहवाल बढ़ा चढ़ा कर बताती रहूंगी, उस वक्त तक जब वो आजिज होकर खुद ही इस रोगी मरीजा से शादी से इनकार ना कर दे। तरकीब तो अच्छी है। जरनिगार ने पुरसोच नजरों से शादाब की तरफ देखा। मगर भला तबीबों को किस तरह बेवकूफ बनाया जाएगा? तुम उनके सामने तो नहीं आओगी। तुम्हारा हाल बयान करके अन्ना भी ही दवा दारू लाएंगी और वही सब कुछ बताएंगी जो उन्हें कहा जाएगा। और रहा सवाल दवाओं का, वो तुम्हें खानी ही नहीं, समझी? समझ गई। जरनिगार के खुश्क लबों पर पहली बार तरोताजा मुस्कुराहट बिखरी थी।